नहीं समझ सक रहे हों, लेकिन वो जब इसको देखेंगे इसके द्वारा, टीचिंग एड के द्वारा, तो वो उनको जो भी कॉन्सेप्ट है उसमें क्लैरिफिकेशन आएगा। डिस्करेजमेंट ऑफ क्रैमिंग। हम जानते हैं बहुत सारी चीज़ें स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आती है, आप टीचिंग एड यूज़ नहीं करते हैं, आप कुछ और एक्स्ट्रा एड यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो बच्चे क्या करते हैं कि चलिए ये तो एग्ज़ाम में आने वाला है, तो हमको अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो हमको इसको याद कर लेना है। तो वो क्या करते हैं, क्रैम कर लेते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, जो कि कभी भी अच्छा चीज़ नहीं होता है। तो ज़रूरी ये है कि हम टीचिंग एड यूज़ करें जिससे कि ये क्रैमिंग को हम लोग डिस्करेज कर सकें। इंक्रीज दी वोकेबलरी। टीचिंग एड्स हेल्प्स टू इंक्रीज द वोकेबलरी ऑफ द स्टूडेंट्स मोर इफेक्टिवली। तो ये देखिए, अगर लैंग्वेज में इसको यूज़ करते हैं, या आप लैंग्वेज से रिलेटेड क्लासेस में जब इसको यूज़ करते हैं, बहुत सारा वोकेबलरी वाला टीचिंग एड्स भी है अवेलेबल। तो वो जब अगर आप यूज़ करते हैं तो आपका वोकेबलरी भी इंक्रीज करता है, आपके शब्दावली में और बढ़ावा मिलता है। क्लासरूम लाइव एंड एक्टिव। क्लासरूम जो है आपका, तो एक लाइवली इन्वायरमेंट होना चाहिए, बच्चे इंटरेक्शन करते रहें, बच्चे एक्टिव रहें, वो तभी हो सकता है जब क्लासरूम में आप टीचिंग एड यूज़ करते हैं। डायरेक्ट एक्सपीरियंस भी आपको देता है, आप पौधे के बारे में पढ़ा रहे हैं, आप फूल के बारे में पढ़ा रहे हैं, आप पत्ते के बारे में पढ़ा रहे हैं, और अगर वो टीचिंग एड के रूप में अगर आप लेके आए सारे बच्चों को एक पत्ते में का स्ट्रक्चर आपको दिखाना है, उसमें ओरिएंटेशन आपको दिखाना है, तो अगर वो बच्चे के हाथ में अवेलेबल है तो वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस उसको कर सकते हैं, वो क्लास के अंदर ही उसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये नहीं कि आप पढ़ा दिए उसके बाद जब बच्चे जा रहे हैं घर में तो वो देख रहे हैं और फिर उनको कन्फ्यूज़न भी लग रहा है कि मैम ने ऐसे बताया था, सर ने ऐसे बताया था, यहाँ कुछ अलग टाइप से है। तो ये आपको डायरेक्ट एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करता है। और क्या यूज़ है टीचिंग एड्स का लर्नर्स के लिए? टीचिंग एड्स एलासाइड द लर्नर्स अटेंशन, क्रिएट एन अर्ज टू लर्न एंड सस्टेन देयर इंटरेस्ट इन लर्निंग। क्वाइट क्लियर ये पॉइंट है। स्टूडेंट्स के अटेंशन को वो अ, ये करता है, अचीव करता है, मतलब वो अटेंशन को गेन करने में हेल्प करता है, और बच्चे अटेंटिव रहते हैं। क्रिएट एन अर्ज टू लर्न, वो पढ़ने की जिज्ञासा उनके अंदर बढ़ती है, और उनका इंटरेस्ट भी लर्निंग में लगा रहता है अगर आप टीचिंग एड यूज़ कर रहे हैं। टीचिंग एड्स मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंटरेस्टिंग। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंटरेस्टिंग बनाता है ये। और इट यूज फैसिलिटेट्स लर्निंग, ये लर्निंग को और फैसिलिटेट करता है। ये सिंपल सिंपल पॉइंट है, आपको समझ में आ सकता है आराम से। यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स ब्रिंग इफेक्टिविटी इन लर्निंग, आपके टीचिंग को, लर्निंग को और इफेक्टिव बनाता है। तो कोई भी सब्जेक्ट हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथ है, साइंस है तो हम टीचिंग एड लेके जाएंगे। आप कुछ भी पढ़ा रहे हैं, हिंदी है, लैंग्वेज है, सोशल साइंसेस है, और जो भी सब्जेक्ट है, आर्ट्स है, वैल्यू एजुकेशन है, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप जा रहे हैं तो आप टीचिंग एड यूज़ कर सकते हैं। सारे जिसमें भी आप टीचिंग एड यूज़ करेंगे तो आपका टीचिंग लर्निंग जो है वो इफेक्टिव होगा। देयर यूज एनरिचेस द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बाय ब्रिंगिंग वैरायटी, डाइवर्सिटी एंड न्यूनेस इन इट। तो उसमें आपके लर्निंग में विविधता आती है ना। अभी दीपशिखा आई है, समझ में नहीं आता है कि कैसे इतने देर के बाद बच्चे आ रहे हैं। तो ये आपके टीचिंग लर्निंग में विविधता लाने में हेल्प करता है। टीचिंग एड्स कीप द लर्नर्स ड्राइवन एंड मोटिवेटेड टू लर्न, बच्चों को क्लासरूम में इंगेज रखता है, उनको क्लास के प्रति व्हाट यू से बांधे रखता है उनको क्लास में, ठीक है। तो ये भी आपका टीचिंग एड का इम्पोर्टेंस है। टीचिंग एड कंक्रेटाइज लर्निंग एक्सपीरियंसेस फॉर द लर्नर्स, जो लर्निंग उनका एब्स्ट्रैक्ट रहता है उसको कंक्रेटाइज करने में आपका टीचिंग एड हेल्प करता है। दे एनेबल देम टू अंडरस्टैंड द मोस्ट डिफिकल्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, बहुत डिफिकल्ट और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को भी टीचिंग एड के थ्रू हम समझा सकते हैं। They provide direct purposeful experiences to the learners,
डायरेक्ट भी ऑलरेडी ये पॉइंट डिस्कस हुआ है, उनको डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करता है। हम कोई भी चीज़ समझा रहे हैं वो, लेकिन आप एक क्रिकेट का गेम कैसा होता है आप उसको पूरा थ्योरेटिकली समझा रहे हैं, लेकिन अगर उसके ऊपर एक वीडियो आप दिखा दीजिए, यूट्यूब वीडियो दिखा दीजिए, एक क्रिएटिव वीडियो अगर आप दिखा देते हैं, तो आप देखिए कि उनको वो चीज़ कितना आसानी से समझ में आ जाता है। Learners have a tendency to forget. If used properly, teaching aids can help retain concepts permanently. तो ये भी मैंने पहले डिस्कस किया था कि अगर कोई चीज़ आप देखते हैं या उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा दिनों तक याद रहता है, या ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ उनमें से याद रहता है। अगर आप सिर्फ उसको सुनते हैं तो only 10% of the things you can remember or recall, but if you are able to visualize the things, अगर आप उसमें participate करते हैं, एक्ट करते हैं, तो वो आपको ज़्यादा समय तक या ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप अपने पास रख सकते हैं। टीचिंग एड्स कैन रीइंफोर्स लर्निंग, ठीक है, लर्निंग को और मजबूत बनाता है, उसको मजबूती प्रोवाइड करता है। टीचिंग एड्स कैन रीच द लर्नर्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर लेवल ऑफ लिटरेसी एंड लैंग्वेज। ये भी आप समझ सकते हैं कि सब चीज़ लैंग्वेज से आप कम्युनिकेट करके लेक्चर मेथड से बताते हैं, उससे अच्छा है कि बहुत बार टीचिंग एड जो है वो बच्चे का लिटरेसी लेवल या उसका इंटेलिजेंस लेवल अगर लोअर भी है, टीचिंग एड के थ्रू आप उसको चीज़ों को समझा सकते हैं। टीचिंग एड अगर आपके पास है तो आप उस चीज़ों को आसानी से उनको समझा सकते हैं। उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट या IQ, जैसे हो सकता है इंटेलिजेंट बच्चे हैं जिनका IQ लेवल बहुत हाई है, वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ भी आप बता रहे हैं वो उनको समझ में आ जा रहा है, लेकिन टीचिंग एड के थ्रू बता रहे हैं तो जो एवरेज बच्चे भी हैं जिनका IQ लेवल लो भी है, तो वो भी चीज़ों को समझ सकते हैं। टीचिंग एड्स व्हेन यूज्ड इन ग्रुप्स हेल्प प्रमोट इंक्रीज ग्रुप इंटरेक्शन, तो ये ग्रुप वर्क में भी हेल्प करता है। टीचिंग एड को ग्रुप एक्टिविटी कराने में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ उनका इम्पोर्टेंस है, टीचिंग एड हम लोग क्यों लर्निंग में यूज़ करेंगे। और कुछ पॉइंट्स हम आपको बताएं। यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स हेल्प टीचर्स फैसिलिटेटर, ये वो पुराने जितने भी सारे पॉइंट्स थे वो स्टूडेंट सेंट्रिक पॉइंट थे, स्टूडेंट्स के लिए कहाँ किस तरह से वो इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक है, लर्नर्स के लिए। अब ये पॉइंट सब जो है वो टीचर्स या फैसिलिटेटर, जो आज के वर्ड में हम लोग आज के वर्ल्ड में फैसिलिटेटर वर्ड यूज़ करते हैं, तो टीचर्स के लिए क्या उसका इम्पोर्टेंस है वो मैं बता रहा हूँ। यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स हेल्प टीचर्स फैसिलिटेटर्स क्रिएट ए लाइवली एंड इंटरेस्टिंग टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। तो अगर आप एज ए टीचर टीचिंग एड लेके आप जाते हैं, आपने कुछ तैयारी करके गए हुए हैं, आप कुछ मॉडल्स लेके गए हैं, आप कुछ वर्किंग मॉडल्स लेके गए हैं, आपने अगर बीएड के दौरान ये सब चीज़ अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा तो आपको खुद ही डिफरेंस समझ में आया होगा कि कैसे एक नीरस क्लास को आप इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, लाइवली बना सकते हैं, छोटा मोटा टीचिंग एड ले जाके भी, ठीक है। अब इसमें भी हमेशा ये हमेशा मैंने बोला हुआ है स्टूडेंट्स को कि चार्ट ही एक टीचिंग एड नहीं है, वो वन ऑफ द टीचिंग एड है। ऐसा नहीं कि रोज दिन चार्ट लेके जा रहे हैं, तो फिर बच्चे को भी लगता है कि ये तो टीचर रोज आते हैं, उनके हाथ में चार्ट पेपर भी रहता है हमेशा। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू थिंक अबाउट डिफरेंट टीचिंग एड्स। एक ही टॉपिक को भी आप पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए आप प्लांट्स के बारे में पढ़ा रहे हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है कि ये नहीं कि प्लांट्स हम पढ़ा रहे हैं, इस साल मैंने प्लांट्स पढ़ाया तो एक लीव को लेके गया या एक सैपलिंग को लेके गए, और ये मेरे दिमाग में बैठ गया है कि हर साल जब 7th क्लास में मैं जाऊंगा प्लांट्स पढ़ाने तो वो सैपलिंग उठाऊंगा लेके चला जाऊंगा। ये कभी भी आपके दिमाग में ये पैटर्न सेट नहीं होना चाहिए। एवरी टाइम यू हैव टू थिंक अबाउट डिफरेंट वेज ऑफ यूजिंग टीचिंग एड, हर बार अलग अलग तरीका से, हर बार। तो जब आप अलग अलग तरीका से करेंगे तो आप भी सीखते रहेंगे और उसके साथ साथ स्टूडेंट्स में भी इंटरेस्ट बना रहेगा, क्योंकि ये भी नहीं है कि बच्चे भी धीरे धीरे जब मान लीजिए 6 का बच्चा 7 में गया हुआ है, तो वो 6 का बच्चा उससे बात कर रहा है 7 के बच्चा से कि आज तो मैम ने हम लोग को प्लांट्स पढ़ाया, तो 7 का स्टूडेंट बताएगा अच्छा मैम सैपलिंग लेके आई थी क्या। तो ये भी एक तरह से एक ये प्रोवाइड कर देता है स्टूडेंट्स को कि अच्छा ये मैम तो ये पढ़ाएगी तो ये लेके आना है उनको।
ये मैम वो पढ़ाएंगी तो ये लेके आना है, ये सर वो पढ़ाएंगे तो इनको ये लेके आना है। तो ये कभी भी रटा रटाया चीज या सेट पैटर्न नहीं होना चाहिए। एवरी टाइम यू हैव टू थिंक क्रिएटिवली, अलग अलग चीज से सोचना। एक बार आप सैपलिंग लेके गए, एक बार हो सकता है कि आप वीडियो लेके चले गए, ठीक है, एक बार हो सकता है कि आप एक जो आपका स्कूल का जो गार्डनर है, जो गार्डनिंग का काम करता है, उसको आप लेके चले गए कि अच्छा ठीक है आप प्लांट्स के बारे में अपना अनुभव शेयर कीजिए। तो ये आप अलग अलग तरीका से हर बार चीज़ों को क्रिएट करना सीखे। 10 बार उसी टॉपिक को आप पढ़ा रहे हैं तो 10 तरह का अलग अलग टीचिंग एड अगर आपके दिमाग में चल सकता है, तब आप जानते हैं कि आप एक इनोवेटिव टीचर हैं, आप एक क्रिएटिव टीचर हैं। हर बार ये नहीं कि सेट पैटर्न हो, अब बुक में लिखा हुआ है, आपके रटा हुआ है कि ये टॉपिक पढ़ाना है तो ये टीचिंग एड होगा, ये टॉपिक पढ़ाना है तो इस तरह से इंट्रोडक्शन होगा। ये कभी भी सेट पैटर्न नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि हर एक चीज़ का करने का हजारों तरीका होता है। आप अगर 1000 तरीका सोच सकते हैं तो आप समझिए कि आप सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। और अगर आपका सेट पैटर्न है तब तो आप फिर वही पुराना धरा पे आप चले गए, आप में सीखने की शक्ति खत्म हो गई। तो ये आपका होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट जो बता रहे थे, बाय देयर यूज टीचर्स कैन ब्रेक द मोनोटोनी इन टीचिंग कॉज्ड बाय द रैम्पेंट यूज ऑफ वर्बलिज्म। तो ये टीचिंग एड के थ्रू जो मोनोटोनी क्लास में आ जाती है कि लगातार टीचर बोले जा रहा है, तो वो चीज में कहीं ना कहीं एक मोनोटोनी को ब्रेक करने में इससे मदद मिलता है। आप उस टीचिंग एड को इंट्रोड्यूस करते हैं तो आपका थोड़ा क्लास चाइल्ड सेंट्रिक हो जाता है, क्लास इंटरेक्टिव फिर लाइवली हो सकता है। Their use leads to an interactive learning environment and hence brings effectivity in teaching। तो ये मैं बताया ही था कि इससे इंटरेक्शन बढ़ता है क्लास में और आपका क्लास जो है उस और भी इफेक्टिव होता है। Help teacher use innovative materials and methods to clarify concepts and hence become more effective and efficient teacher। तो इससे क्या होता है कि टीचर जो है और ज़्यादा मैंने ऑलरेडी ये सब बात डिस्कस किया, इनोवेटिव मटेरियल्स यूज़ कर सकता है, बच्चे का कॉन्सेप्ट या मिसकंसेप्शंस को दूर कर सकता है और उसका टीचिंग जो है और एफिशिएंट होता है। ये नहीं कि बच्चे क्या सोचते हैं, आजकल के बच्चे जो हैं वो उनका वैल्यू सिस्टम कुछ अलग है, ठीक है, वो जब तक चीज़ों को खुद से महसूस नहीं करते हैं, खुद से करके नहीं देखते हैं, तब तक वो किसी में बिलीव नहीं करते हैं। पुराना सिस्टम ऐसा हो सकता है, हाँ टीचर बोल रहा है तो ये सही होगा, टीचर बोल रहा है तो ये सही होगा। तो आज अगर हम लोग एक वर्बलिज्म के साथ पढ़ाते हैं बच्चों को कि अच्छा ये केमिकल उस केमिकल से रिएक्ट करके ये प्रोड्यूस करेगा, हाँ तो स्टूडेंट सुनेंगे, हाँ हाँ टीचर का तो काम है बोलना, ठीक है भाई रट लो ये लो, बट बिलीफ सिस्टम विल नॉट इंक्रीज। बट इफ यू कैन डेमोन्स्ट्रेट दिस, अगर इसी चीज को आप डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दें एक एक्टिविटी के थ्रू कि देखिए ये दोनों केमिकल हमने मिक्स किया तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व किया है या ऑक्सीजन इवॉल्व किया है, वो आप एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू अगर दिखा देते हैं तो आपकी टीचिंग एफिशिएंट होगी, स्टूडेंट्स में भी बिलीफ सिस्टम आएगा, स्टूडेंट्स भी आप पे विश्वास करेंगे। It enables the facilitators to determine learner's pace of learning। तो इसके साथ साथ आपको ये एक टीचिंग एड आपका खुद का एक एड बन सकता है जिससे आप जान सकते हैं कि बच्चे चीज़ों को समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। अगर अगर टीचिंग एड के थ्रू आप पूछते हैं कि ठीक है ये प्लांट है, इस प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स का नाम बताइए, और बच्चे अगर बता सकते हैं इसका मतलब उनका लर्निंग सक्सेसफुल हो रहा है। Their use helps in monitoring the progress of the learners। तो ये दोनों लगभग सेम है, तो बच्चों का लर्निंग प्रोग्रेस को भी आप मॉनिटर कर सकते हैं। They help minimize the efforts of teacher and facilitators during the process of teaching। कहीं ना कहीं ये टीचर्स को इसमें भी हेल्प कर सकता है कि किसी कॉन्सेप्ट को आप थ्योरेटिकली जितना भी समझाएं बच्चों को हो सकता है नहीं समझ में आए, लेकिन टीचिंग एड के थ्रू अगर आप उसको दिखा देते हैं तो बच्चा वो बहुत आसानी से समझ सकता है, तो इससे आपका एफर्ट भी कम लगता है और आप चीज़ों को आप समझा सकते हैं। सेव टाइम एनर्जी एक्सपेंडेड both by the teachers in transacting concepts and learners in understanding them। तो ये भी वही उसी से मिलता जुलता पॉइंट है कि ये टीचर्स का भी टाइम एंड एनर्जी सेव करता है, स्टूडेंट्स का भी टाइम एंड एनर्जी सेव करता है। टीचर्स का टाइम एंड एनर्जी सेव करता है उस चीज़ को ट्रांजैक्ट करने या समझाने में, और स्टूडेंट्स का टाइम एंड एनर्जी सेव करता है उस चीज़ को समझने में।
By use of teaching aids and teachers can cater to the needs of diverse group of learners, diverse learning styles, diverse group of learners. आप जानते हैं कि स्टूडेंट जो होते हैं वो डिफरेंट, उनकी एबिलिटी अलग है, उनका इंटरेस्ट अलग है, उनका इंटेलिजेंस लेवल अलग है, उसका रिक्वायरमेंट अलग अलग है। तो ये डिफरेंट ग्रुप ऑफ लर्नर्स के नीड्स एंड डिमांड को आपको फुलफिल करना है, तो आपका टीचिंग एड इसमें हेल्प करेगा। डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स जो है उसको उसको भी हम लोग एड्रेस कर सकते हैं। वैरायटी ऑफ मटेरियल्स, एड्स एंड डिवाइसेस इंटरवाइंड इन द टीचिंग। तो ये डिफरेंट मटेरियल्स का यूज करते हुए हम वैरायटी ऑफ लर्नर्स और उनके डिफरेंट लर्निंग स्टाइल जो है, लर्निंग स्टाइल आप जानते हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, किनेस्थेटिक लर्नर, विजुअल लर्नर्स, इस तरह से लर्नर सब डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के लर्नर्स के डिमांड्स को आप फुलफिल कर सकते हैं। हेल्प द फैसिलिटेटर्स इन द स्किलफुल अचीवमेंट ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। तो ये हेल्प कर सकता है टीचर्स को अपने टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। कैन हेल्प द टीचर्स फैसिलिटेटर्स इन स्प्रेड ऑफ अवेयरनेस एंड एजुकेशन ऑन मास स्केल। और ये कहीं ना कहीं इसमें भी हेल्प कर सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक अपनी बातों को पहुंचा सके। तो ये आपका टीचर्स के लिए इसका डिफरेंट यूजेस है। अभी तक मैंने जो बताया टीचर्स और लर्नर्स के बारे में कि क्या इसका यूज़ है, इससे लर्नर्स के लिए क्या इसका इफेक्टिव नीड है और टीचर्स के लिए इसका क्या नीड है, इसके बारे में कुछ पूछना है तो बताइए। कुछ पूछ सकते हैं अगर आप बताते हैं तो। हेलो हाँ बोलिए। सर, ये बोल रहे हैं कि इसमें श्रव्य और दृश्य सामग्री का एग्जाम्पल दे सकते हैं। हाँ हाँ, वो सब चीज़ मैं अभी टाइप्स में अभी आ रहा हूँ, अभी टाइप्स में नहीं गए हैं हम, अभी अच्छा। टाइप्स में हम अभी जाएंगे। अभी मैं सिर्फ नीड के बारे में बात किया कि इसका पहला मैंने बात किया इंस्ट्रक्शनल मटेरियल और टीचिंग एड में क्या डिफरेंस है, का क्या इंपॉर्टेंस है, और दोनों एक मटेरियल कैसे इंस्ट्रक्शनल मटेरियल हो सकता है और कैसे ही दूसरी जगह वही चीज़ टीचिंग एड हो सकता है। ये मैं डिफरेंस मैंने डिस्कस किया था पिछले क्लास में। आज अभी तक मैं बताया हूँ कि नीड क्या है टीचिंग एड्स का लर्नर्स के लिए और फिर टीचर्स के लिए। यस सर। ठीक है, तो इसमें थोड़ा और हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। तो अभी हम लोग आगे जाएंगे। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ टीचिंग एड। देखिए बहुत सारे बुक्स में बहुत तरह का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, ठीक है। और ये सिंपल तो सब कुछ है, सिंपल सबसे अच्छा वाला, अगर सबसे सिंपल वे में आप जाएंगे, बीएड में भी पढ़े होंगे कि ऑडियो विजुअल इस तरह से दिया हुआ है। और जनरली इस तरह का ही आपको मिलेगा, लेकिन हम थोड़ा सा अलग तरह से इसको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि 2-3 तरह से देखिए टीचिंग एड का क्लासिफिकेशन। जैसे मैंने हमेशा एग्जांपल में बताता हूँ, रिसर्च को जब आप क्लासिफाई करते हैं तो वो बेस किस आधार पे, ठीक है। अगर हम स्कोप के हिसाब से देखते हैं कि स्कोप के हिसाब से रिसर्च कितने तरह का होता है, तब हम उसमें बोलते हैं कि आपका बेसिक रिसर्च है, और उसके बाद अप्लाइड रिसर्च है, उसके बाद एक्शन रिसर्च है। और उसी तरह से हम लोग अगर ये देखते हैं कि नेचर ऑफ डेटा जो होगा, कलेक्शन ऑफ डेटा, वो किस तरह का है, तो उसके हिसाब से हम लोग डिस्क्राइब करते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो आपका बेस क्या है, ठीक है। और नेचर ऑफ यूज के हिसाब से हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, हिस्टोरिकल है कि एक्सपेरिमेंटल है या सर्वे है। तो इस तरह से आपको अलग अलग बेस के आधार पर रिसर्च का क्लासिफिकेशन है। उसी तरह से टीचिंग एड जो है उसको भी मैंने कोशिश किया है कि क्लासिफाई करने का अलग अलग बेसिस लिया है। तो अगर हम लोग बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड ऑफ यूज ऑफ टीचिंग एड, ठीक है, इसको अगर हम टाइम पीरियड के हिसाब से अगर मान लें कि एक पुराना टाइम हिस्टोरिकल टाइम पीरियड और एक मॉडर्न टाइम पीरियड, ठीक है। तो पहला जो है जो कि पुराने समय से होते आ रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल टीचिंग एड। तो टाइम पीरियड के हिसाब से, मतलब समय के हिसाब से, जब से टीचिंग एड आया और आज तक उसको अगर हम आधार ले लें तो हम लोग क्लासिफाई करते हैं
दो तरह से, एक हो गया कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल टीचिंग एड। ट्रेडिशनली व्हेन टेक्नोलॉजी हैड नॉट येट अपीयर्ड इन फॉर्म एज इट इज अवेलेबल टुडे, जिस समय एजुकेशन टेक्नोलॉजी या आज उसको बढ़ते हुए हम लोग आ गए हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, जो जब इतना एडवांस नहीं था उस समय किस तरह के टीचिंग एड्स होते थे। देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी, नो कंप्यूटर्स और इंटरनेट एंड इवन टेलीफोन। द टीचर मेड यूज ऑफ chalk and blackboard as a standard teaching aid. Another popular teaching aid was the dust and mud sketching. तो ये डस्ट एंड मड स्केचिंग हो गया। पहले वो क्या बोलते हैं उसको, एक मड जो थोड़ा सा, अभी एक मड तो थोड़ा गीला होता है और डस्ट टाइप का भी हो सकता है, और डस्ट पे भी लिख के हम लोग कुछ बच्चों को सिखाते थे, या मड पे भी हम लोग कुछ ड्रॉ करके बता सकते थे। यूज रैम्पेंटली बाय द टीचर्स। पुराने समय में हम लोग ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्ट या मड स्केचिंग ये सब यूज करते थे। इवन द एलिमेंट्स ऑफ नेचर, एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स, तो उस समय भी एलिमेंट्स, नेचर जो था वो अपने आप में टीचिंग एड था। नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, वो टीचिंग एड था। तो ये कन्वेंशनल टीचिंग एड सब वो उस तरह के थे। एवरीथिंग वाज रिटन, बुक्स फ्रॉम द ट्रेड, और बुक्स भी कहीं ना कहीं टीचिंग एड की तरह यूज होते थे। वही अगर किसी के पास बुक्स मिल जाता था तो उसको लगता था कि कितना बड़ा टीचिंग एड है। आज तो हम लोग बुक को सबसे ट्रेडिशनल टीचिंग एड समझते हैं, इसके ऊपर हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। डिजिटल मीडिया, डिजिटल टेक्नोलॉजी, ई बुक्स आ गया, CD, DVD, इस तरह के बहुत सारे इंटरेक्टिव बुक्स आ गए, बहुत सारे चीज़ आ गए। लेकिन हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम में ये सारे सब जो होते थे वो टीचिंग एड होते थे, चॉक, ब्लैक बोर्ड, डस्टर, ये सारी चीज़। और नॉन कन्वेंशनल एंड मॉडर्न टीचिंग एड में तो जो चीज मैंने बताया, ये सारे जो आज के समय में हम लोग यूज कर रहे हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे, जैसे कि कंप्यूटर्स, PC, लैपटॉप, इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड्स, LCD प्रोजेक्टर, टेलीविजन, टैबलेट्स, एंड्रॉयड, जो भी आप नया नया सोच सकते हैं वो सब आ जाएगा मॉडर्न टीचिंग एड में। The modern teaching aids present themselves in a variety of forms and utility, a world of opportunities like teaching aids, games के फॉर्म में भी teaching aids सब है, activities, media are available to the students. So they have made the teachers, facilitators task both enjoyable as well as challenging. तो ये नहीं है कि टीचर्स का काम आसान कर दिया है, ये चैलेंजिंग भी कर दिया, क्योंकि वो टीचिंग एड जहाँ अवेलेबल है उस समय अपने आप को, टीचर को अपने आप को एक अपना पोजीशन बनाना, कि उसकी भी ज़रूरत महसूस हो, उसके बिना वो सारे जो टीचिंग एड है वो प्रभावी नहीं है, वो साबित करने के लिए टीचर्स को अपना रोल को एक चैलेंज की तरह लेना पड़ता है। जिस समय टीचर्स के सिवा और कोई अवेलेबल रिसोर्सेस नहीं था तो उस समय उसका काम ज़्यादा आसान था। लेकिन आज के डेट में ये और चैलेंजिंग हो चुका है कि जब इतने सारे टीचिंग एड अवेलेबल हैं उस समय भी अपनी जगह बनाए रखना, अपना वर्चस्व बनाए रखना, अपना 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 इम्पोर्टेंस बनाए रखना, वो एक चैलेंजिंग टास्क है। तो वो होना चाहिए। दे हैव मेड द टीचर्स फैसिलिटेटेड, जो बताया मैं, यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल और मॉडर्न टीचिंग एड्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टुडे। तो आज हम लोग नॉन कन्वेंशनल चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करते हैं। चॉक डस्टर जो आज जो जिसको मैं ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल टीचिंग एड बोल रहा हूँ, वो अभी सिर्फ गांव के स्कूलों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पे सुविधाएं कम है, जहाँ पे रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे ये रह गया है। दूसरा वे ऑफ क्लासिफिकेशन हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ सेंस ऑर्गन्स इन्वॉल्व। ठीक है, तो सेंस ऑर्गन्स इन्वॉल्व के आधार पे हम टीचिंग एड को कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो इसको क्लासिफाई करने के लिए ट्रेडिशनली यूज टीचिंग एड स्टिमुलेटेड ओनली वन सेंस ऑर्गन, दैट इज आइदर द आईज और ईयर्स, जैसे ऑडियो एड्स है, देन विजुअल एड्स है। हाउएवर द कंटेम्पररी टीचिंग एड्स प्रोवाइड स्टिमुलेशन टू ईयर्स एंड आईज टुगेदर, ऑडियो विजुअल एड्स आ गया। और जो आज एक नया तरह का ये इमर्जिंग टीचिंग एड्स इन्वॉल्व अदर सेंस ऑर्गन्स। तो अभी बहुत सारे ऐसे टीचिंग एड्स आ गए हैं जिसमें आपका ऑडियो विजुअल, आंख और आपका कान, यही दोनों इन्वॉल्व नहीं है, इसके साथ साथ और भी सेंस ऑर्गन जो है, खास करके आपका स्किन जो है आपका, ठीक है, आपका स्किन जो है वो एक तरह से टीचिंग एड के तरह, मतलब उस सेंस ऑर्गन को भी यूज करके आप टीचिंग एड को ये करते हैं।
एग्जाम्पल के लिए कुछ बताना चाहेंगे आप लोग? इमरजेंट एड्स, देखिए ऑडियो एड्स क्वाइट क्लियर है। अगर आप कुछ सुन रहे हैं और उसके थ्रू आपको कुछ पता चल रहा है, अगर मान लीजिए कि आपको कौन सा, मान लीजिए कि आप ऑडियो एड्स के थ्रू आप क्या, जैसे फॉर एग्जांपल आप पढ़ा रहे हैं उसके बारे में, पंचायत के बारे में, तो पंचायत किस तरह से फंक्शन करता है, उसका एक पंचायत गैदरिंग का एक ऑडियो रिकॉर्डिंग आपके पास है, उसको आपने सुना दिया, तो वो ऑडियो एड्स की तरह काम किया। और आप पंचायत में किस तरह से काम होता है, किस तरह से लोग अपना समस्याएं रखते हैं और किस तरह से उसे सुलझाया जाता है, ये आपको समझ में आया। इसी का विजुअल एड्स भी हो सकता है, एक वीडियो हो सकता है। और जब 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 हम विजुअल एड्स के बारे में बात कर लेते हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं विजुअल जब आ गया है तो हमारा समझ में ये आता है कि विजुअल है, इसका मतलब ऑडियो उसमें ऑलरेडी होगा, क्योंकि ऑडियो के बाद विजुअल के चीजें कैपेसिटी सामने आए। तो ये ऑडियो विजुअल एड्स में वीडियो सा हो सकता है ना, एनिमेशन हो सकता है। इमरजेंट एड्स जो है, इसमें दूसरे सेंस ऑर्गन्स भी, खास करके मैंने जैसे बताया आपका व्हाट यू से स्किन स्किन जो है वो इन्वॉल्व होता है। जैसे कि टच स्क्रीन से रिलेटेड बहुत सारे टीचिंग एड्स अभी अवेलेबल हैं, जिसमें जो कि आपके स्पेशल कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रेन हैं, जो जिनको कि आपका आइज का प्रॉब्लम हो, ईयर्स का प्रॉब्लम हो, तो वो इस इमरजेंट एड सबको यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप डिफरेंट टाइप्स के शेप्स बच्चों को पढ़ाना है, तो वो ऑडियो एड से सुन नहीं सकते, उनका कान का प्रॉब्लम है, विजुअल एड्स आँख का प्रॉब्लम है, नहीं देख सकते हैं, लेकिन वो टच करके उसको फील करके समझ सकते हैं। ऐसे टीचिंग एड जो कि अपने आप को मैनिपुलेट कर सकें, वो डिफरेंट शेप्स के बन सकें, तो इमरजेंट एड्स जो हैं वो ऐसे टीचिंग एड्स हैं जो कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा सेंस ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करते हैं। आपका स्मेल भी इसमें आ सकता है, नोज का भी यूज आ सकता है। तो ये इस तरह के एड्स को हम लोग आपके डिफरेंट सेंस ऑर्गन के हिसाब से क्लासिफिकेशन है। ये पहला था आपका टाइम पीरियड के हिसाब से क्लासिफिकेशन, दूसरा है सेंस ऑर्गन्स के हिसाब से क्लासिफिकेशन। और एक क्लासिफिकेशन होता है, ये भी आपको बुक्स में मिलेगा, प्रोजेक्टेड एंड नॉन प्रोजेक्टेड एड्स। तो प्रोजेक्टेड एड्स जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो सारे टीचिंग एड जिसको हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं, जिसको कि जैसे फिल्म स्ट्रिप हो गया, जैसे आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अभी जो आप देख रहे हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये प्रोजेक्टेड टीचिंग एड्स है। स्लाइड्स, फिल्म स्ट्रिप, projector, transparency, overhead projector, TV, VCR, as they can be projected on screen or even against white vast wall to give an enlarged image of the material। तो हम लोग बड़े बड़े जहाँ पे स्क्रीन सब नहीं है, हम लोग के यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, वहाँ तो हम लोग स्क्रीन अवेल कर लेते हैं और वो रोटेटिंग स्क्रीन सब होता है। लेकिन ऐसे जगह पे जहाँ पे ये सब फैसिलिटी नहीं है, तो आप वॉल्स पे भी उसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जो कि पूरा क्लीन हो और उसमें एक वाइट पेंट किया गया हो, तो उस पर भी आप प्रोजेक्ट करके ये सारे टीचिंग एड्स आप यूज़ कर सकते हैं। दे कैन बी यूज सुटेबली फॉर बोथ लार्ज ग्रुप्स के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं और स्मॉल ग्रुप्स के लिए भी। The large, bright and colorful, larger than life images make them more effective than a non-projected image। तो ये आप समझ सकते हैं कि आप एक टीचर को सामने देख रहे हैं जो कि वर्बली आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, और अगर आप बच्चे सामने बैठे हुए हैं और एक पूरा वॉल जो है उस पर एक वीडियो चल रहा हो या एक प्रेजेंटेशन चल रहा हो, वो आपको कितना ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा और कितना कारगर होगा, ये आपको समझ में आ सकता है। तो इसलिए हम लोग प्रोजेक्टेड टीचिंग एड जो है वो इस तरह से क्लासिफिकेशन या इस तरह से समझा जा सकता है। नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड हो गया जिसमें कि ये सारे मॉडल्स आ गए हैं, चॉक बोर्ड्स, वाइट बोर्ड्स, पैनल बोर्ड, मैग्नेट बोर्ड्स, पिक्टोरियल मटेरियल्स मॉडल्स, ये सारे चीज़ जो आ गए हैं ये नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड में आ जाएंगे। ठीक है, तो जो कि जिसका प्रोजेक्शन नहीं हो बट उसको दिखाएंगे हम क्लास में, उसको आप टच कर सकते हैं और उसको फील कर सकते हैं, तो ये सारे चीज़ जो है वो नॉन प्रोजेक्टिव टीचिंग एड में आएंगे। दे कैन हेंस बी यूज विद गुड रिजल्ट्स, दे प्रोवाइड फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस
एंड आल्सो मेक द लर्नर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट। तो उनका एक अलग महत्व है, वो आप टच कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं। दे ऐड एन इंटरेस्ट एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लर्नर्स एंड इंश्योर बेटर रिजल्ट्स एंड लॉन्गर रिटेंशन। तो आपको अच्छा रिजल्ट और लंबे समय तक आप चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो ये प्रोजेक्टेड एंड नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड हुआ। अच्छा, उसके बाद ये भी एक तरह का क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंसेस प्रोवाइडेड बाय एन। तो ये एक अलग तरह से क्लासिफिकेशन है, थोड़ा थ्योरेटिकल है, ठीक है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि एक टीचिंग एड जो कि आपको मतलब कितना प्रभावकारी, देखिए ये हमारा लर्निंग कोन है, ठीक है। और अगर हम लोग अगर लर्निंग कोन अगर आपको दिख रहा है तो ये लर्निंग कोन में आप देख सकते हैं सबसे टॉप में है वर्बल सिंबल्स, है ना, विजुअल सिंबल्स, और सबसे नीचे में क्या है, डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंसेस। तो जब आप सबसे नीचे में वाले कोन के नीचे में हैं तो ये समझ लीजिए कि आपको सबसे आसानी से, आपको इस तरह का कोई अगर टीचिंग एड आपको दे, डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंसेस, तो ये चीज आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और एक टीचर का व्हाट यू से ये होना चाहिए, चेष्टा जरूर होना चाहिए कि लास्ट वाला जो है डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंसेस वाला टीचिंग एड बच्चे को प्रोवाइड करे। अगर वो ना हो सके तो कॉन्ट्राइव्ड एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करे। फॉर एग्जांपल, मैंने जैसे आपको बताया कि आप क्रिकेट के बारे में जानना चाहते हैं, तो अगर आप ये बात बताने के लिए आपके पास अगर सचिन तेंदुलकर को आप बुला सकें क्लासरूम के अंदर, तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा हेल्पफुल एक्सपीरियंस होगा। मतलब वो सबसे, आप ये फोन में सबसे नीचे के पैराडाइम जो आप दिख रहा है, डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस देगा। लेकिन आप सोच सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर को तो हम लोग बुला नहीं सकेंगे, ही मे नॉट बी अवेलेबल, और ये कैसा कर, कितना स्कूल में वो जा सकता है, कॉलेजेस में जा सकता है। देन वी कैन गो फॉर कॉन्ट्राइव्ड एक्सपीरियंसेस। तो ऐसा हो सकता है कि आप एक क्रिकेट कोच को बुला लें, है ना, तो थोड़ा सा आप उससे थोड़ा सा समझौता करते हुए आप कॉन्ट्राइव्ड एक्सपीरियंस पे आ गए। उसके बाद ऐसा हो सकता है ड्रामेटाइज एक्सपीरियंसेस, कोई क्रिकेट, मतलब आप उसके लेवल को जिस तरह से धीरे धीरे डिक्रीज करते हैं, just only due to limitations, not due to limitation imposed by the teacher। ये नहीं कि हम अपने से ही कर रहे हैं। आप बोलेंगे कि ठीक है, आपके पास आप टीचिंग एड लेके आना ही क्लास में भूल गए हैं, तो ये आपकी गलती है। उस समय आप नहीं बोलेंगे कि हमको मिला नहीं, पौधा नहीं मिला, पत्ता नहीं मिला, ये आपके तरफ से नहीं होना चाहिए। तो मतलब ये है कि वर्बल सिंबल्स, विजुअल सिंबल जो है, ये सबसे मिनिमम लेवल ऑफ क्लैरिटी स्टूडेंट्स को देता है। अगर आप एक टीचर सारा चीज वर्बली बताते हैं तो आप ये कभी नहीं सोचिए कि बच्चे सारा चीज समझ लिए हैं। तो होना चाहिए इसे कि वर्बल सिंबल्स तो सबसे लास्ट तरीका होना चाहिए जिससे चीजों को पहुंचाया जाए आपके पास। विजुअल सिंबल्स ये सब सबसे लास्ट तरीका होना चाहिए। आपका तरीका क्या होना चाहिए कि आप यहाँ पे जाए, रिकॉर्डिंग, रेडियो, स्टिल पिक्चर्स, मोशन पिक्चर्स, एजुकेशनल टेलीविजन, एग्जिबिट्स, उसके वो भी, उससे भी अच्छा हो स्टडी ट्रिप सब चले जाएं, डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएं, ड्रामेटाइज एक्सपीरियंसेस दिखाएं, और सबसे अच्छा है कि आप डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंसेस दें। स्टूडेंट खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट करके चीज़ों को सीखने का कोशिश करे। तो ये एक तरह से आपको बताता है कि आप कितना कॉन्क्रीट एक एग्जाम्पल को देते हैं, उनका एक्सपीरियंसेस कितना स्ट्रॉन्ग रहा। और जब वो डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंसेस में एंगेज होते हैं तो वो कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंसेस उनको सीखने में मदद करता है। और जैसे जैसे आप कोन में ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, इसका मतलब सोच लीजिए कि उनके अंदर अट्रैक्शन रहता है, वो चीज़ों को समझते हैं, नहीं समझते हैं, वो डिपेंड करता है। लेकिन आप नीचे अगर रहते हैं, डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस देते हैं, तो उनकी लर्निंग जो है वो स्ट्रॉन्ग रहेगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको कितने तरह से क्लासिफाई करके दिखाया, 4 तरह से आपको क्लासिफाई करके दिखाया। अभी आपको इसके बारे में कुछ पूछना है तो पूछिए, चारों के तरफ। हेलो हाँ बोलिए। सर, मल्टी लैंग्वेज क्लासरूम में सर हम लोग किस तरह का जो है मतलब इस्तेमाल करते हैं सहायक सामग्री सर, पहली बात। और दूसरी बात ये कि सर
अगर कोई कक्षा में कोई बालक जैसे कि क्षेत्रीय भाषा का यदि अगर वो ज़्यादा प्रयोग कर रहा है, तो उसको कैसे टीचर अपने क्लासरूम में शिक्षा प्रदान करेगा? हो गया। जी सर। देखिए, जो आपने क्वेश्चन पूछा निकिता, ये हम लोग मल्टीलिंगुअल क्लासरूम का सेटअप का बात कर रहे हैं, और आजकल उससे भी ऊपर उठते हुए हम लोग मल्टी कल्चरल सेटअप पे भी आ गए हैं। वो ज़्यादा ब्रॉड टर्म हो गया। मल्टीलिंगुअल जो है वो थोड़ा सा मतलब थोड़ा उतना उससे बड़ा चढ़ा हुआ, सिर्फ हम सिर्फ भाषा के ऊपर ना जोर देके उनका कल्चर को भी अगर ध्यान में रख लें, मल्टी कल्चरल सेटअप, तो ये ज़्यादा जरूरी है। अब कोयल कहाँ इतना ज़्यादा बोल रही है, वो भी पढ़ाई कर रही है मेरे साथ से। ये अटेंडेंस को एक एक्स्ट्रा बढ़ाना होगा। सिस्टर तो की कोई सर। अच्छा ठीक है, सुनिए। तो मैं जो बता रहा था, मल्टीलिंगुअल सेटअप से अगर हम लोग ऊपर उठ जाएं और मल्टी कल्चरल सेटअप पे अगर हम लोग बात कर लें, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। अब ये बात करते हैं इसमें कि इसमें हम टीचर कैसे सक्सेसफुल हो सकता है। तो देखिए, एक तो हो सकता है कि आपका जो टेक्नोलॉजी, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जिसमें कि हमारे पास अलग अलग कोई भी चीज़ अगर आप बता रहे हैं, उसको समझाने के लिए अलग अलग लैंग्वेज सेलेक्शन का मोड भी रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, और क्लासरूम में पढ़ाते समय मैं आपको चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और समझाने के लिए हमको लगता है ये एग्जाम्पल अच्छा होगा कि आप जब एज ए एक्सेप्टेबल एक मोड ऑफ ट्रांजेक्शन तो होता है स्कूल का, कि यहाँ पे ट्रांजेक्शन होगा इंग्लिश या हिंदी में। तो आपने एज ए टीचर इंग्लिश और हिंदी में चेष्टा किया। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि कोई लैंग्वेज बैरियर किसी बच्चे के पास है, मान लीजिए वो इंग्लिश हिंदी नहीं जानता है, लेकिन अगर मान लीजिए वो बंगाली बच्चा है, तो वो बंगाली बच्चा है, वो तेलुगु तो एकदम नहीं जानेगा, या मलयालम तो एकदम नहीं जानेगा, लेकिन इंग्लिश हिंदी थोड़ा बहुत जान सकता है। तो वहाँ पे एक बैरियर को हम थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी में उसने बता दिया, टीचर ने बताया, अब उसको समझ में नहीं आया है, तो आपके पास जो टेक्नोलॉजिकल पैकेज है, जो आप बच्चे को लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं, ये लिंक सब आपको दे दिया गया है। एंड वंस यू रन दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू सेट अप योर लैंग्वेज, आपका जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को चॉइस कर लीजिए, और उस लैंग्वेज में आप इस वीडियो को देखिए। तो वहाँ आजकल हमारे जो पैकेजेस आ रहे हैं उसमें लैंग्वेजेस का कमांड भी रहता है कि आप किस लैंग्वेज में देखना चाहते हैं। ये हो गया। अब इसके साथ साथ जैसे आप देखेंगे, अब मैं दूसरा एग्जांपल मल्टी कल्चरल टेंडेंसी को भी थोड़ा सा मैं इसमें डालने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बार देखे होंगे व्हाट्सएप में जब आप मैसेज करते हैं और कोई इमोकेशन को आप डालने की कुछ जाते हैं, जैसे थम्स अप हो गया या क्वेश्चन मार्क हो गया या जो भी है, तो वहाँ पे देखिएगा कि पहली बार अगर आप इमोकेशन किसी को चॉइस कर रहे हैं, तो वो आपको डिफरेंट कलर्स का ऑप्शन देता है। पूरा एकदम वाइट रहता है, ब्राउनिश होता है, ग्रे रहता है। ये आपने देखा है ना, ये कल्चरल है, ये आपके कल्चर को बढ़ावा देता है। ऐसा नहीं है कि वो क्यों किया गया है कि वो जब आप एक फेस या कोई थम्स अप डालने जाते हैं तो उसमें कलर का ऑप्शन देता है। देखा है ना आपने कि ब्लैक कलर का थम्स अप चाहिए आपको, कि ग्रे कलर का चाहिए, कि ब्राउन चाहिए, कि वाइटिश चाहिए, कि किस तरह का चाहिए। ये ऑप्शन किस लिए? ये मल्टी कल्चरल टेंडेंसी को सपोर्ट करने के लिए। तो इसी तरह से जब आप इस वीडियोस में भी, मैं उस एग्जांपल को यूज करके बता रहा हूँ कि आप इस वीडियो में भी आप इस तरह से कर सकते हैं कि जब बच्चे वीडियो को यूज कर रहे हैं तो उसका आप किस तरह का सेटअप चाहते हैं, आप अपने कल्चर के हिसाब से उसका कलर टोन, टीचर्स का आपका व्हाट यू से, टीचर को रिप्रेजेंट करने वाला जो आपका ये हो, सिंबल हो, उसके कलर को या उसके ड्रेस कोड को, ये सबको आप चॉइस कर सकते हैं। तो ये भी आपका एक मल्टी कल्चरल सेटअप को बढ़ावा देगा। ठीक है। यस सर। तो ये आपको मैं जो बता रहा था कि ये आपका मल्टीलिंगुअल और मल्टी कल्चरल सेटअप जो है, आजकल हम लोग डिमांड भी करें कि क्लासेस ऐसे हो जो कि मल्टी कल्चरल व्हाट यू से, तो मल्टी कल्चरल एस्पेक्ट को बढ़ावा दे। तो उसके लिए आपका, और ये तो ऐसे भी टीचर भी जो है उसको भी ये कोशिश करनी चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज जाने। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा टीचर को भी जरूरी है ज़्यादा से ज़्यादा कल्चर में बिलीव रखे। अगर एक टीचर ही हो जो कि एक पर्टिकुलर कल्चर को बिलीव करता हो, एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता हो,
एक पर्टिकुलर ट्रेडिशन को बढ़ावा देता हो, तब तो वो फिर वो क्लासरूम कभी मल्टीकल्चरल हो ही नहीं सकता है। तो दैट शुड बी आल्सो फर्स्ट ऑफ ऑल द टीचर शुड मेक श्योर दैट हिज और हर क्लास कैन बी मल्टीकल्चरल, मल्टीलिंगुअल, ये सारा चीज उसमें अपने आप ही हो जाएगा। तो टेक्नोलॉजी इसमें बहुत बड़ा हेल्प कर सकता है, टीचिंग एड इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, और आजकल एडवांस टीचिंग एड सब आ रहे हैं इस तरह के। बताइए सर, वर्तमान समय में जो पुस्तक का विषय वस्तु का निर्धारण होता है सर, तो उसमें सर ये मल्टी कल्चरल अप्रोच को ध्यान में रख के ही उसका शायद मतलब हाँ, निर्माण होता है ना सर? ये तो है ही। हम लोग तुरंत लेके बुक के ऊपर बात कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, ये जो बुक है या ये जो मटेरियल है उसमें मल्टीकल्चरल एस्पेक्ट को बढ़ावा नहीं दिया गया है, या पर्टिकुलर सेक्स को आपने ये किया है, नीचे दिखाया है, या पर्टिकुलर जेंडर को आपने ऊपर दिखाया है। तो ये तो बहुत जल्दी हम लोग मार्क करते हैं, और उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि वो सब चीज़ नहीं हो। तो ये एस्पेक्ट सब इसमें है। तो और कोई पूछेगा इस पे, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि अब 22-23 हो रहा है, मैं क्लासेस कंप्लीट करूँगा, नेक्स्ट एक दिन और क्लास लेके मैं इसको कंप्लीट करूँगा। और कोई पूछिए 1-2 क्वेश्चन, मेरा फिर एक नेक्स्ट क्लास है इसके बाद। सर, हाँ बोलिए। अगर कोई हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं, बच्चे नहीं समझ में आ रहा है उनको, तो हम फील्ड में तैयार कर उनको बताते हैं, तो ये भी सपोर्ट मटेरियल में आ सकता है? हाँ जरूर आ सकता है। टीचिंग एड में आप उसको जो अगर आप फील्ड में लेके जाते हैं या एक्सपीरियंसेस उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस, वो टीचिंग एड की तरह यूज कर सकते हैं, है ना। ठीक है। और कोई पूछेगा कुछ? और किसी को नहीं पूछना है? ठीक है, तो कोई हमको बताइए कि आज जो मैंने डिस्कस किया उसको रिकैप्चुलेट थोड़ा करिए तो। अभिलाषा रिकैप्चुलेट करिए तो आप। अभिलाषा है कि चली गई? यस सर। आज का क्लास जो मैंने लिया उसको रिकैप्चुलेट फर्स्ट कीजिए तो क्या क्या पढ़ाए हैं। सर टीचिंग एड जो है वो बच्चों को कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस देता है। कोई भी एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक अगर हम लोग पढ़ाते हैं, तो जैसे एटम मॉलिक्यूल ही अगर पढ़ा रहे हैं, तो वो तो बच्चा एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, लेकिन अगर कुछ मॉडल लेके चले जाएं, बच्चा अगर देखे कि अच्छा कैसे हो रहा है, या बायो में ही पढ़ा रहे हैं तो कुछ मतलब लाइव एक्सपीरियंस जो उन लोग को दे, या किसी भी सब्जेक्ट में, तो उन लोग को ग्रास्प करने में बहुत आसानी होती है। और टीचर अभी मतलब वो लोग समझते हैं कि टीचर का भी बोर्डिंग क्लास नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग वे में वो लोग इंटरेक्शन भी करते हैं। और जितना लाइव एक्सपीरियंस, जितना ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस हो, हमेशा ये जरूरी नहीं है कि ये लेक्चर मेथड या ऑडियो या विजुअल से ही, कभी उन लोग को फील्ड ट्रिप्स पे, एक्सकर्शन पे, ये सब पे भी तो ले जा सकते हैं, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। और कुछ? और इसमें कोई कुछ जोड़ेगा? यस सर। बोलिए। सर, टीचिंग एड एक हेट्रोजीनस क्लास को किसी एक टॉपिक को समझने में बहुत मदद करता है। क्योंकि हेट्रोजीनस क्लास में कुछ बच्चे होंगे जो हायर आईक्यू के होंगे, और कोई बिलो आईक्यू, उनका आईक्यू बिलो लेवल होगा। तो टीचिंग एड किसी भी चीज़ को समझने में इस तरीके से मदद करता है कि हम उस चीज़ को लाइवली देखते हैं सर। जैसे कि अगर अगर हमको सर ये चीज़ें सर सबसे ज़्यादा
लिटरेचर में यानी इंग्लिश, हिंदी और साइंस में सर बहुत मदद करता है, क्योंकि हम उस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करके बच्चों को दिखा सकते हैं। और छोटे बच्चों को और छोटे बच्चों में सर ये बहुत हेल्पफुल होता है किसी को ग्रास्प करने में। ठीक। अंजलि तुम बताओ तो, अंजलि कुमारी, क्या मैंने आज पढ़ाया? सर पहले तो हम लोग देखें कि टीचिंग एड्स का में क्या एक प्रसिद्ध कहावत है, 100 बार सुनना 1 बार देखने के बराबर है। तो जब हम टीचिंग एड्स का करते हैं, विशेष करके जब हम मान लीजिए उन लोगों को पंचायत के बारे में या लाल किला या सभा के बारे में, जैसे ऑफिशियल सभा जो होते हैं, पार्लियामेंट्री सभा जो होते हैं, उनके बारे में जब हम शिक्षा देते हैं तो हम उन लोगों को कई कई स्थान है जहां हम लोग नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन अगर उसका हम मॉडल बना करके छात्रों को दिखाते हैं तो उन लोगों को समझ में बहुत अच्छी तरह से आ जाता है, और जो वो देख करके जो सीखते हैं वे भूलते नहीं है, क्योंकि विशेष करके छोटे बच्चों में चित्र देखना एक उन लोगों में एक विशेष रुचि रहती है। तो अगर हम मॉडल्स चित्रों के माध्यम से जब हम पढ़ाते हैं तो उनके जो प्राप्त ज्ञान है वे बच्चे कभी नहीं भूलते हैं, उनको वो हमेशा याद रहता है। यही मैं कहना चाह रही थी। ठीक है, थैंक यू। अंजलि बताइए आप। हाँ सर, इसमें पहले तो हमने देखा कि टीचिंग एड्स का क्या यूज होता है, मतलब कि ये स्टूडेंट्स को किस तरीके से हेल्प करते हैं। तो उसमें हमने बहुत सारे पॉइंट्स देखे कि जो लर्निंग है उसको इंटरेक्टिव बनाता है, बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, बच्चे जो मोटिवेट होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि ये टीचर्स को किस तरीके से हेल्प करता है, उनको इसमें किस तरीके से इन्वॉल्व करता है, और टीचिंग एड्स टीचर के लिए किस तरीके से हेल्पफुल है। और फिर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स देखे, जिसमें हमने बहुत सारे टाइप्स देखे, जैसे कि टाइम के बेसिस पे देखा तो उसमें 2 तरीके के थे, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ट्रेडिशनल में जनरली हम लोग कह सकते हैं चॉक बोर्ड, डस्टर, जो हम हमेशा से यूज करते आ रहे हैं। और मॉडर्न में जो हम लोग अभी रिसेंटली जो चीज़ें यूज करते, जैसे कि प्रोजेक्टर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। और फिर हमने देखा कि सेंस ऑर्गन्स के बेसिस पे उसमें हम लोग जैसा कि ऑडियो विजुअल तो बहुत ही कॉमन है, एक इसमें नया था जो इमरजेंट एड्स था, जिसमें कि आ जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जिसमें सेंस ऑर्गन्स यूज हो सके उसको हम लोग इमरजेंट एड्स कहते हैं। जैसे कि इसमें बच्चा देखे और सुने तो वो तो होता ही है सारी चीज़ों में, लेकिन बच्चा कुछ फील करे, कुछ महसूस करे, कुछ सीखे, वो इमरजेंट एड्स हो गया। और फिर हमने देखा प्रोजेक्ट एंड नॉन प्रोजेक्ट, बेसिस ऑफ प्रोजेक्ट एंड नॉन प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्टेड में तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जिसमें कि एक स्क्रीन, इलेक्ट्रिसिटी, इन सभी चीज़ों का यूज हो, और नॉन प्रोजेक्ट में हो जाएगा इन सभी चीज़ों के यूज